बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिएक्ट को सीखने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट का बुनियादी नॉलेज ज़रूर होना चाहिए और इस हवाले से ये आज की वीडियो है। आज हम तमाम जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स जो हैं उनको रिवाइज करेंगे, उनकी रिवीजन करेंगे और उनका एक ओवरव्यू देखेंगे कि जिनकी रिएक्ट के अंदर ज़रूरत होती है। तो लिहाजा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गौर से आपने इसको देखना है। बस एक चीज़ मैं साथ आपको कहूँगा कि इसको आपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड हरगिज़ नहीं करना, कुछ चीज़ें स्किप करके आगे आगे करके नहीं देखनी। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो भी देखना है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी देखना है, क्योंकि किसी मंजिल को अचीव करने के लिए उसकी तमाम बुनियादी चीज़ों का सीखना ज़रूरी है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। तो लिहाजा इस चीज़ को अपने जहन नशीन रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन तमाम टॉपिक की लिस्ट जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी और हर टॉपिक के नीचे उसकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके या उस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करके उस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो देख सकेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी रिएक्ट के अंदर सीखना ज़रूरत हो सकती है। और इस सिलसिले में मैं ये भी बताता चलूँ कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उन तमाम टॉपिक्स की लिस्ट भी मौजूद है और हर टॉपिक के नीचे उसकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक मौजूद है, जिस पर क्लिक करके या उसको अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके आप उसकी डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और जावास्क्रिप्ट के बुनियादी टॉपिक्स का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हमने रिएक्ट की ऐप जो क्रिएट की थी वो खुली हुई है। अब आप किसी भी फोल्डर को अगर क्लोज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले फाइल पर क्लिक करेंगे और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा क्लोज़ फोल्डर। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक कर देना है तो ये आपका VS कोड एडिटर जो है बिल्कुल इनिशियलाइज़ हो गया, तमाम चीज़ें क्लोज़ हो गई। अब मैं चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट के लिए हम एक नया फ़ोल्डर बनाएं, चाहे तो आप विंडोज़ में बना सकते हैं, चाहे तो यहां पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर क्रिएट करना सिखाता हूं आपको। फाइल पे ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडो आएगी जहां पर आप जाके इसको करना चाहते हैं क्रिएट कर लें। मैं इसको C ड्राइव के अंदर जाके क्रिएट करना चाहता हूँ और न्यू फोल्डर पर मैं क्लिक करता हूँ और उसका नाम रख लेता हूँ JS टॉपिक्स यानी जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स और उसके बाद मैं यहाँ सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। अब ये फोल्डर आपके पास खुल चुका है और यहाँ ऊपर भी देखें JS टॉपिक के नाम का हेडिंग भी आ चुकी है और यहाँ पर भी फोल्डर नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो एक HTML चाहिए होती है, क्योंकि HTML के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। और सबसे पहली जो फाइल चलती है वो होती है index.html। तो यहाँ ऊपर देखें न्यू फाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, फाइल का नाम पूछेगा, यहाँ मैं टाइप कर दूँगा index.html, एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद अब index.html के अंदर आपको बुनियादी HTML का कोड जो है वो चाहिए होता है, जिसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। अगर वो आपने इंसर्ट करवाना है यानी ऑटोमेटिकली कोड आ जाए तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कीबोर्ड से दबाएंगे और जब ये आ जाए तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कोड खुद ब खुद लिखा गया ये VS कोड एडिटर आपके लिए करता है। अगर आप चाहें तो टाइटल को बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ टाइटल पर कुछ लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स मैं लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। और इसके अलावा बॉडी के अंदर हम ऐसा करते हैं कि H1 टैग दे देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स फॉर रिएक्ट। तो ये मैंने हेडिंग दे दी है, इसको मैं सेव भी कर रहा हूँ। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना चाहते हो तो नॉर्मली तो दो तरीके हैं। आप चाहें तो HTML के अंदर भी रन कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत रश हो जाता है, या आप एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर रन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर टाइटल के नीचे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट और ये देखें टैग आ गया। इसके अंदर जो लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ console.log और ब्रैकेट में कुछ प्रिंट कर देता हूँ डबल कोट्स में और यहाँ मैंने मैसेज कर दिया दिस इज़ जावास्क्रिप्ट कोड और सेमीकोलन दे दिया। अब इसको मैं करता हूँ सेव, Ctrl+S से। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अगर आपके पास एक्सटेंशन है लाइव सर्वर की तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक कर दें।
तो ये देखिए थोड़ी ही देर बाद आपके सामने रिजल्ट आ गया, जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स फॉर रिएक्ट। ये H1 हेडिंग है जो हमने HTML कोड के अंदर लिखी थी। अब जावास्क्रिप्ट का रिजल्ट कहाँ पे है? जावास्क्रिप्ट का रिजल्ट जो है आपके ब्राउज़र में नहीं आता, बल्कि कंसोल विंडो में आता है। और कंसोल विंडो खोलने के लिए आप किसी भी जगह राइट क्लिक करें और उसके अंदर इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दें। अब आप देखें नीचे आपके पास एक विंडो खुल चुकी है और इसके अंदर कंसोल होता है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आता है। मैं नॉर्मली इस विंडो को अपनी राइट साइड पे कर लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ नज़र आएँ। उसके लिए आप सिंपल ये करें, सबसे टॉप पर देखें 3 डॉट्स वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें और ये राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब ये विंडो आपके राइट साइड पे है और याद रखें इसका शॉर्टकट है खोलने के लिए Ctrl+Shift+J। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं एक दफ़ा, तो ये देखें रिजल्ट आ रहा है, दिस इज़ जावास्क्रिप्ट कोड। कहने का मतलब ये है कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउज़र में नहीं आ रहा, बल्कि कंसोल विंडो में आ रहा है और आपके HTML का रिजल्ट जो है वो आपके ब्राउज़र के अंदर आ रहा है। अब ये था इंटरनल, हमने इसको यूज़ किया था HTML के अंदर। अब हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनानी है और उसके अंदर इसको इस्तेमाल करना है। अब इसको एक्सटर्नल इस्तेमाल करने के लिए हम ये करते हैं, ये जो स्क्रिप्ट वाली लाइन थी यहाँ से हम इसको काट देते हैं और सेव कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जिस तरह हमने index.html बनाई थी, यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, इसका नाम रख देते हैं script.js, मैंने इसका नाम रख दिया। जावास्क्रिप्ट के फाइल की एक्सटेंशन JS होना ज़रूरी है। अब ये फाइल बन चुकी है। अब हम इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, console.log दिस इज़ जावास्क्रिप्ट रिज़ल्ट। मैंने वैसे एक लाइन लिख दी, सेव कर लिया। अब अभी तक ये रिज़ल्ट हमें नहीं आएगा क्योंकि हमने इसका कनेक्शन नहीं बनाया अपनी HTML के अंदर। हम अपनी HTML के अंदर जाएंगे और बॉडी से ज़रा ऊपर आखिरी लाइन समझ लें इसको, यहाँ हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और इसके अंदर ये देखें टैग आ गया। अब जो पहला टैग है ओपनिंग टैग है, इसके अंदर लिख देंगे src और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे फाइल का नाम जो कि है script.js। इस तरह हमारा कनेक्शन जो है वो बन चुका है जावास्क्रिप्ट के साथ। अब हम इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा। ये देखें जी, रिज़ल्ट में क्या अब आ रहा है, दिस इज़ जावास्क्रिप्ट रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट आ रहा है और इसका मतलब है हमारा कनेक्शन जो है वो बन चुका है। तो अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि किस तरह जावास्क्रिप्ट का जो है कनेक्शन बनाया जा सकता है अपने HTML के साथ। अब हम मज़ीद इसमें कुछ देखते हैं। मज़ीद इसमें हमने देखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि वेरिएबल होता क्या है, ये मेमोरी की एक लोकेशन होती है, ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज़, यानी ये डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डैट कैन बी यूज्ड एंड चेंज थ्रू आउट अ प्रोग्राम, और उस वैल्यू को आप किसी भी जगह तब्दील कर सकते हैं। यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग 3 कीवर्ड्स, 3 कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक है VAR, वेरिएबल से निकला है, ओल्ड वे टू डिक्लेयर वेरिएबल। अब ये यूज़ हम नहीं करते मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन बहरहाल कर सकते हैं यूज़। उसके बाद है लेट, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मॉडर्न वे है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। और एक है कॉन्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी वैल्यू हमेशा मुस्तकिल रहे, तब्दील ना हो सके, आप गलती से भी तब्दील करने की कोशिश करें तो ना हो, तो फिर उसको डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट के साथ। अब इसका फ़र्क क्या है, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। अब जल्दी से जाते हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। याद रखिएगा अगर मैं बार बार जब कमेंट करूँगा तो मैं Ctrl/ अगर प्रेस करूँगा तो ये लाइन कमेंट आउट हो जाएगी, यानी ये चलेगी नहीं। अब मैं यहाँ पर देखें कि वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा हूँ, जैसे VAR, और इसका नाम रख देता हूँ X, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 5 और यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ console.log और यहाँ लिख देता हूँ X, अब हम देखते हैं कि S की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। सेव करके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें जी, अब आपने कंसोल विंडो के अंदर नज़र रखनी है कि 5 आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब अगर इस 5 से नीचे हम यहाँ लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू शाहिद नईम, मैंने लिख दिया, और अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा, 5 आएगा या शाहिद नईम आएगा। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें 5 वैल्यूज़ की ख़त्म हो गई और शाहिद नईम रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं VAR के साथ, काम तो वो करता है, लेकिन जब कभी भी उसके अंदर दोबारा हम वैल्यू चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये सब में हो जाता है। लेकिन अगर इसके शुरू में हम VAR लिखते, X के शुरू में हम लिखते हैं VAR, यानी ये दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसके अंदर शाहिद नईम आया, Ctrl+S करते हैं। अब देखते हैं तो ये देखें रिज़ल्ट उसका बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं VAR के साथ तो दोबारा रीडिक्लेयर भी हो सकता है, दोबारा उसको इनिशियलाइज़ किया जा सकता है। अब यही काम अगर हम करते लेट के साथ तो क्या होता। अब फ़र्ज़ करते हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से और कमेंट आउट भी कर देता हूँ, और नीचे आके मैं यही काम करता हूँ लेट के साथ।
अब यहाँ पर मैं उसको लिखता हूँ लेट, यानी वेरिएबल डिक्लेयर किया, और नीचे भी यहाँ पर var की जगह पर मैं लेट लिखता हूँ। तो एक तो यहाँ पर आपको वो साथ ही ये देखें निशान सा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, लेकिन बहरहाल हम इसको लिखा रहने देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, क्या देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए वो रिज़ल्ट नहीं आया बल्कि यहाँ पर एरर आया है। इसका मतलब यह है कि आपने x को ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। ये देखें x हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। जब एक चीज़ डिक्लेयर कर ली जाती है, इनिशियलाइज कर लिया जाता है वेरिएबल जो लेट के साथ हो, तो उसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो क्या अगर इसको लेट को ख़त्म कर देंगे तो फिर वैल्यू आ सकती है? देखते हैं, ये देखें वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन एक ही वेरिएबल को जब हम लेट के साथ डिक्लेयर कर दें तो दोबारा री डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि वैर की सूरत में था कि हम री डिक्लेयर कर सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसको हम ये करते हैं कि इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ये कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको बाद में ये फाइल फराहम कर दूंगा, अगर आपने देखना हो कोड तो देख भी सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं जी कॉन्स्ट a इज़ इक्वल टू 10, यानी एक a वेरिएबल है। कॉन्स्ट का मतलब है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मुस्तकिल रहेगी, तब्दील हम नहीं कर सकेंगे। अब अगर हम यहाँ इसको लिखते हैं a इज़ इक्वल टू a प्लस 20, यानी जो a की वैल्यू है उसके अंदर 20 का इजाफा कर दे, और उसके बाद इसको हम प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में a जो है वो प्रिंट करते आखिर पे सेमीकोलन लगाते हैं। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू है 10, लेकिन बाद में हमने उसको तब्दील करने की कोशिश की है। तो क्या होता है, सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें फिर एरर आया, क्योंकि उसने कहा है कि असाइनमेंट टू ए कांस्टेंट वेरिएबल, आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको समझ आ गई होगी कि var के साथ वेरिएबल अगर डिक्लेयर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेट के साथ करें और कॉन्स्ट के साथ करें तो क्या होता है। अब इसको हम दोबारा इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स अब जावास्क्रिप्ट के अंदर दो किस्म की होती हैं, एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और एक है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं, और याद रहे कि इसकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसको आप मज़ीद तफसील से एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ साथ नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर बेसिक डाटा टाइप्स एंड स्टोर सिंगल वैल्यूज़। ऐसी डाटा टाइप्स जो सिंगल वैल्यू स्टोर करें, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो स्ट्रिंग हो सकती है, जिसके अंदर आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी जो टेक्स्ट है वो दे सकते हैं। नंबर या न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकती हैं, बूलियन हो सकती है, बूलियन लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं जिसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, येस या नो में होता है। अनडिफाइंड वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको डिक्लेयर तो किया गया लेकिन किसी किस्म की कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई होती। और नल क्या चीज़ है, एम्प्टी या अननोन वैल्यू, जो ज़ीरो भी नहीं होती लेकिन खाली होती है, बिल्कुल खाली होती है। और बिग इंट यानी बिग इंटीजर, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा नंबर जो है असाइन करना हो तो वो दे सकते हैं। और आखिर पे है सिंबल, यूज टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिफायर्स। आप किसी चीज़ को आईडी देना चाहते हो, आइडेंटिफायर देना चाहते हो, तो सिंबल की मदद से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपने देख लेना है। सेकेंड जो टाइप है वो है नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डाटा टाइप जिसे कहते हैं। दिस कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ एंड कम्प्लेक्स डाटा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम तफसील से आगे पढ़ेंगे भी, इन तीनों चीज़ों को हमने पढ़ना है। ऑब्जेक्ट को, अरे और फंक्शंस को, चूँकि हमने इनको डिस्कस करना है तो इसको आर्जी तौर पे आप समझ लेंगे होता क्या है। कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज़ पेयर्स, एग्जांपल लेट पर्सन, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है पर्सन, उसके अंदर नेम रखा है उसका, जिसका नाम जॉन रख दिया है, एज रख दिया है 30, और इस तरह मज़ीद अगर कोई वैल्यूज़ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसी तरह अरे क्या चीज़ है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ की एक लिस्ट आती है। जैसे लेट कलर्स क्या है, ये हमारी एक अरे है, रेड ब्लू ग्रीन और उसके एलिमेंट्स हैं, ये उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, एक ही वेरिएबल के अंदर लिस्ट पूरी स्टोर हो जाती है। फंक्शन, अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ टास्क, कोड का ऐसा ब्लॉक जो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है और जब चाहे उसको रन कर लिया जाता है, उसका तरीकाकार क्या है, फंक्शन। अब यहाँ ग्रीट क्या है, ये फंक्शन का नेम है और उसके अंदर हमने सिर्फ लिखा हुआ है console.log हेलो, इसका मतलब ये एक फंक्शन बन गया, जब चाहे हम ग्रीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस को डिटेल के साथ। फंक्शंस होते क्या हैं, JS फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ कोड। अभी हमने डिस्कस किया है कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड उसको कहते हैं जिसको हम करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। दे हेल्प ऑर्गेनाइज कोड
मेक इट रीयूजेबल एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इनको बनाया जाता है ताकि इसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकें और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी उसको देखने में पढ़ने में आसानी हो सके। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन और उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल करना है, उसके बाद फंक्शन का नाम इस्तेमाल करना है और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग या जो भी आप कोड लिखना चाहें वो करें। अब देखिए इसको हमने करली ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, तो इसका मतलब ये एक पीस ऑफ ब्लॉक है, यानी पीस ऑफ कोड है जो एक ब्लॉक की सूरत में है। अब इसको कॉल करना हो तो क्या करेंगे, हम ग्रीट लिख के आगे दे देंगे छोटी ब्रैकेट से, उसका मतलब मैंने इसको कॉल कर लिया है। और याद रखें अगर इसके अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो तो उनको हम कहते हैं कि ये पैरामीटर्स के साथ हमने इसको कॉल किया है। अच्छा, फंक्शंस की टाइप्स 3 हैं, बस जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। नेम्ड फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शंस, और इसकी अगर तफसील लिखी आप इसको देख लीजिएगा। अब फंक्शंस को हम करके देखते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो VS कोड एडिटर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शंस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा कमेंट आउट करके फंक्शंस। ये कैसे काम करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ ऊपर ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। और यहाँ पर हम इसको लिखना शुरू करते हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले हम लिखते हैं कीवर्ड फंक्शन, और कीवर्ड लिखने के बाद फंक्शन का नाम जो आपका दिल चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ इसका नाम रख लेता हूँ माई फंक्शन। उसके बाद आपने ये छोटी ब्रैकेट के साथ इसको यूँ करना है और करली ब्रैकेट का आगाज़ करना है। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एक्चुअली आपका कोड है। फिलहाल हम यहाँ सिर्फ इतना लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में लिखते हैं दिस इज़ माई फंक्शन और ये सेमीकोलन। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो रिज़ल्ट फ़िलहाल कुछ नहीं आएगा, बल्कि देख लेते हैं। ये देखें जी, आपके सामने रिज़ल्ट है और कंसोल की विंडो के अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि फंक्शन को जब तक कॉल ना किया जाए वो उस पर अमल नहीं होता। तो लिहाजा अगर हमने इसको कोड जितना मर्जी लिखा हो, इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नाम लिखें जो कि है माई फंक्शन, और आगे इस तरह ब्रैकेट्स देनी है और आखिर पर सेमीकोलन भी आप लगा दें। तो ये हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब इसका रिज़ल्ट आएगा, ये देखें जी, इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरह हम अपने फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं जब उसकी ज़रूरत हो। अब इसको मैं जल्दी से इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं जी। अब फंक्शंस को आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एंड ऑब्जेक्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, यानी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मुख्तलिफ रिलेटेड वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन होता है, मुख्तलिफ किस्म की, जो एक ख़ास एंटिटी से मुतल्लिक, एक ख़ास बंदे से मुतल्लिक रिकॉर्ड हो, जैसे कि उसका नाम है, उसकी एज है, उसकी सैलरी है, उसकी लोकेशन है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर एक पर्सन के मुतल्लिक हो तो सेव करना हो तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। वेयर कीज़ आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं जैसे नेम है, एज है, सिटी है, तो इनको हम क्या कहते हैं, कीज़ भी कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कह लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू स्टोर रिलेटेड डाटा एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट, और इसके अंदर आप एक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं किसी बंदे के मुतालिक, और उसके अंदर फंक्शंस को भी स्टोर हो सकते हैं। और यहाँ पर देखें लेट पर्सन, तो पर्सन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ब्रैकेट्स का आगाज़ करेंगे और फिर आखिर पे ख़त्म भी करेंगे, उसमें लिखेंगे नेम। अब यहाँ इक्वल साइन इस्तेमाल नहीं होता बल्कि कॉलन होता है, उसका नेम स्टोर कर देंगे, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देके जितनी चीज़ें लिखते चाहें लिख लेंगे, लेकिन आखिर पर कॉमा नहीं देंगे। उसके बाद एज है, कॉलन डाला 30, सिटी है, कॉलन डाला लाहौर, और आखिर पर हमने कॉमा नहीं लगाया। इसका मतलब ये एंड ऑफ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इसको कॉल करना हो तो क्या करेंगे, अगर तो आप, दो तरीके होते हैं। अगर तो आपने पर्सन के अंदर से नेम वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं पर्सन डॉट नेम, तो आपका नेम प्रिंट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका यही है कि आप पर्सन डॉट सिटी भी कर सकते थे, या फिर जो बड़ी वाली ब्रैकेट है उसके अंदर जाके आप की का जो नाम है वो लिखें तो भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसको एक दफ़ा करके भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर VS कोड एडिटर के अंदर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट आउट करके ऑब्जेक्ट्स। अब इनको डिक्लेयर कैसे करना है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ कहता हूँ लेट और EMP यानी एम्प्लॉय इज़ इक्वल टू, और यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं ये सारा कुछ डिक्लेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ बंदे का नाम चाहिए तो यहाँ लिख देते हैं फुल नेम, कॉलन डालना है आपने याद रखिएगा, और डबल कोट्स में अंदर नाम लिख देंगे। मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, और याद रखें जब नेक्स्ट आपको की डिक्लेयर करनी है तो कॉमा देना है। फिर यहाँ लिख देते हैं एज कॉलन, जो भी आप एज देना चाहें, मैं वैसे फ़र्ज़ी दे रहा हूँ, और आगे कॉमा, और आखिर पर फ़र्ज़ करते मैं यहाँ लिख देता हूँ सिटी कॉलन, और डबल कोट्स में यहाँ लिख देता हूँ लाहौर। तो ये हमारा एक डिक्लेयर हो गया। अब लाहौर के आगे आपने कॉमा नहीं देना क्योंकि ये आखिरी हमारा
प्रॉपर्टी है। अब इसको थोड़ा मैं ऊपर भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब इसको अगर आपने प्रिंट करवाना हो तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे console.log और यहाँ इसके अंदर अगर हम लिखते हैं EMP, यानी EMP हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है और इसका अगर फुल नेम प्रिंट कराना चाहते हैं तो डॉट डालेंगे और यहाँ लिख देंगे फुल नेम। अब यहाँ पर आखिर पे लगाते हैं सेमीकोलन और रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या आता है। तो ये देखें फुल नेम जो है वो आ रहा है। इसी तरह आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं console.log EMP.age, तो न्यूमेरिक वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। रिज़ल्ट देख लें, ये देखें शाहिद नेम भी प्रिंट हो रहा है और एज भी प्रिंट हो रही है। और आप अगर चाहते तो आप एज को यूं भी प्रिंट कर सकते थे, इसको वो बड़ी वाले ब्रैकेट के अंदर रखना था और इसको डबल कोट्स में आपने क्लोज करना है। ये देखें, तो दोनों तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला आसान लगता है तो उससे कर लें, नीचे वाला आसान लगता है तो नीचे वाला कर लें। हम अक्सर ऊपर वाला तरीका जो इस्तेमाल करते हैं, तरीके दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। रिज़ल्ट देख लेते हैं, ये देखें अब भी रिज़ल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं लाहौर के आगे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है फ़न नाम रख लेते हैं, इज़ इक्वल टू, और यहाँ लिखता हूँ फंक्शन और इसका नाम रख लेते हैं जी माई फंक्शन, और यहाँ छोटी ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम यहाँ लिख देते हैं console.log और यहाँ लिख देते हैं माई एज इज़ यहाँ पर, और यहाँ देखें जी फंक्शन हमने बना लिया है। यहाँ आखिर पर सेमीकोलन भी लगाएंगे। अब इसको कॉल कैसे करना होता है तो नीचे कॉल करके देखते हैं। यहाँ इसको फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे console.log EMP.fun और आगे साथ यूँ ब्रैकेट्स और आखिर पर सेमीकोलन। अब ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, हमने रिज़ल्ट देखा है तो यहाँ पर एरर आ रहा है और एरर कहाँ पे आ रहा है, 28 पे। अब हम देखते हैं 28 पे हमने क्या गलती की है। तो यहाँ पर देखें 28 के अंदर हमने क्या गलती की है। अगर आपको गलती मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाना था, अभी मैं आपको बता रहा था कॉलन लगाना है। अब इसको सेव करते हैं, दोबारा रिज़ल्ट देखते हैं तो अब देखें यहाँ पर पूरा रिज़ल्ट आ रहा है। एक काम यहाँ पर और भी हो सकता है, अगर हम चाहें तो इस फंक्शन के साथ कोई वैल्यू भी जो है पास कर सकते हैं दूसरे फंक्शन के अंदर, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो वैल्यू यहाँ पास करेंगे, फ़र्ज़ करते मैं यहाँ लिख देता हूँ 50,000 मैंने लिख दिया। ये 50,000 कहाँ जाएगा, ये है बेसिकली, इसको हम कहते हैं ये हमारा आर्गूमेंट है। जो चीज़ फंक्शन के अंदर पास की जाती है उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स है। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ हमने फंक्शन डिक्लेयर किया उसके अंदर कोई हमने वेरिएबल रखा हो। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ इसका नाम रख लेते हैं SAL। ये क्या है, इसको हम कहते हैं ये पैरामीटर है, सैलरी के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब अगर इसको हम चाहें तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो माई एज इज़ की बजाय हम यहाँ लिख देते हैं माई सैलरी इज़, और आगे क्या करते हैं, आगे हम डालते हैं प्लस का निशान और उसके आगे लिख देते हैं SAL, यानी वो वेरिएबल का नाम। तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ प्लस डाल के जो चीज़ हम करते हैं इसको हम कहते हैं हमने कॉन्कैटिनेट किया है, हमने दो चीज़ों को आपस में जोड़ा है। पहले इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। इसका मतलब है ये देखें माई सैलरी इज़ और 50,000 भी आगे प्रिंट हुआ हुआ। इसका मतलब जो हमने वैल्यू पास की थी वो यहाँ रिज़ल्ट आ रहा है। और इस अमल को कहते हैं, ये जो भी हमने किया है इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेट कहते हैं, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। अच्छा, इसी लाइन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसे कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट। वो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इसी लाइन को एक दफ़ा हम यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट करके कॉपी, Ctrl+C, और नेक्स्ट लाइन पे इसको कर देते हैं पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स का क्या काम है कि आप एक साथ वेरिएबल्स और टेक्स्ट को प्लस के बगैर या इस तरह की चीज़ों के बगैर आप करवा सकते हैं प्रिंट। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिंपल ये डबल कोट्स को मैं हटा रहा हूँ, शुरू से भी और आखिर से भी, और प्लस के निशान को भी मैं हटा दूंगा, और इन सब के शुरू और आखिर में मैं लगाता हूँ एक टिल्ड का निशान होता है यहाँ पर, जो आपके टैब के निशान के ऊपर होता है। ये सिंगल कोट्स नहीं है, ये उल्टा समझ लें उसको, टिल्ड का निशान कहते हैं इसको। तो ये आ गया, ये एज इट इज़ प्रिंट तो कर देगा लेकिन वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऊपर वो लाइन को मैं करता हूँ कमेंट आउट। अब यहाँ पर देखें ये सब कुछ ऐसे ही दिखाएगा, वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। सेव करके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें SAL ही प्रिंट कर दिया। इसका मतलब है ये सिंगल कोट्स में भी हो सकता है, डबल कोट्स में भी हो सकता है और टिल के निशान में भी हो सकता है, और इसको हम बैक टिक भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अब यहाँ पर ये तरीकाकार है कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो उसके शुरू में पहले एक दफ़ा $साइन लगाना पड़ता है और उसको यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ बंद कर देना है। तो अब यहाँ पर वो SAL नहीं लिखेगा बल्कि इसकी वैल्यू लिखेगा। सेव करके रिज़ल्ट देख लें।
ये देखें, अब वो बिल्कुल दुरुस्त जो है वो आपको रिजल्ट दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ को इन तरीक़ों से डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके अंदर फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और टेम्पलेट लिटरल्स का भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, और कॉन्कैटिनेट का भी यहाँ पर आपके साथ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया हमने। इस सारे को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये बाद में मैं आपको फ्राहम भी कर दूँगा। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं जी। अब जो आगे चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जी वो है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स और एक्शंस और ऑकरेंस दैट हैपन इन द ब्राउज़र यूजुअली ट्रिग्ड बाय द यूज़र और द ब्राउज़र इट्सेल्फ। यानी यूज़र जो भी ब्राउज़र के अंदर काम करता है वो एक इवेंट होता है। जैसे हम किसी हेडिंग पे क्लिक कर देते हैं, माउस मूव करते हैं, या की प्रेस करते हैं, या पेज लोड करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इवेंट्स होते हैं। यानी जब भी कोई काम हो तो वो क्या है? इवेंट है। और जावास्क्रिप्ट कैन लिसन, ये सुन सकता है, उनको महसूस कर सकता है फॉर दीज इवेंट्स एंड रिस्पॉन्स यूजिंग इवेंट हैंडलर, और इवेंट हैंडलर्स के ज़रिए वो आपको रिस्पॉन्स भी देगा। किस तरह देगा जी? एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कि बटन है हमारे पास, बटन बनाने के लिए उसके अंदर ऑन क्लिक, यानी ऑन क्लिक एक इवेंट है, और उसके आगे क्या करें? से हेलो। से हेलो एक फंक्शन है कि जब क्लिक किया जाए तो से हेलो वाला फंक्शन चल जाए। ये कैसे काम करते हैं इसको भी करके देख लेते हैं जी। अब इवेंट्स को समझने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी कोडिंग करते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इवेंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये हमारी डॉक्यूमेंट है, यानी हमारी एक पेज है। अगर इस पर हम किसी भी जगह को कुछ क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, हालांकि ये एक इवेंट है। हम चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें किसी भी जगह पर तो कुछ हो, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है कि जो इस इवेंट को लिसन करे, महसूस करे। तो इवेंट लिसनर कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिसनर, ये लिखा हुआ भी आ जाएगा, और उसके सबसे छोटी ब्रैकेट शुरू करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सा इवेंट। मैंने अभी आपको बताया, तो हम कहते हैं क्लिक वाला इवेंट जो है हमने सेलेक्ट करना है, और ये क्लिक वाला इवेंट सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद करना क्या है? हम चाहते हैं कि फंक्शन रन हो। अब यहाँ लिखते हैं हम फंक्शन, और यहाँ छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके अंदर यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ लिखेंगे। अब इस फंक्शन में फ़ंक्शन का नाम नहीं रखा हमने। जब किसी फंक्शन का नाम ना रखा जाए तो उसे एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं, जो भी हम फंक्शन से पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके टाइप्स को। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं। फर्स्ट करते हैं, हम लिख देते हैं अलर्ट, और डबल कोट्स में लिख देते हैं माउस इज़ क्लिक्ड। हमने ये कहा है कि जब भी कोई बंदा माउस से क्लिक करे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो एक फंक्शन रन हो, और वो क्या करे? एक अलर्ट दे। अलर्ट एक विंडो आ जाती है जिसमें ये मैसेज आएगा। हम देखते हैं कि क्या ये मैसेज आता है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। देखें जी, रिज़ल्ट में पहले हमने क्लिक किया था तो कुछ नहीं हुआ था। अब हम क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पर देखें तो ये देखें एक अलर्ट हुआ, माउस इज़ क्लिक्ड का मैसेज आया। ओके करते हैं। जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये देखें माउस इज़ क्लिक्ड का मैसेज आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इवेंट लिसनर की समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। ये जिस तरह अलर्ट है, इस तरह का हम एक और बॉक्स भी बना सकते हैं जहाँ पर हम यूज़र की मर्ज़ी जान सकते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐसा बॉक्स डिस्प्ले कराते हैं जिसमें यूज़र से पूछते हैं कि क्या आप ये काम करना चाहते हैं। अगर वो कहे ओके यानी येस तो वो काम कर देते हैं, अगर वो कहे कैंसिल तो नहीं करते। तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस लाइन को मैं फ़ौरन से पहले यहाँ से सिलेक्ट करके Ctrl+C करके और Ctrl+V करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और ऊपर वाली लाइन को मैं यहाँ पर, ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब अलर्ट की जगह पर मैं सिर्फ लिखता हूँ यहाँ पर कन्फर्म, बस। अब इससे क्या होगा? एक विंडो आएगी जिसके अंदर अब ओके और कैंसिल का आपसे पूछेगा, और इसके अंदर मैसेज भी चेंज कर देते हैं, डू यू वांट टू डिलीट ऑल। तो यहाँ मैंने लिख दिया डू यू वांट टू डिलीट ऑल, मैंने मैसेज दे दिया। अगर वो ओके करेगा तो डिलीट हो जाएगा, यानी करेंगे तो अभी कुछ नहीं, लेकिन आपको तरीकाकार समझाने लगा हूँ। पहले देखते हैं बॉक्स कैसे आएगा। Ctrl+S करके रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पर मैं क्लिक करने लगा हूँ। अब यहाँ देखिए अलर्ट की तरह बॉक्स तो आया है, पॉपअप तो आया है, लेकिन उसके अंदर आपको ओके और कैंसिल का बटन मिल रहा है। डू यू वांट टू डिलीट ऑल, अगर हम ओके करेंगे तो फंक्शन जो है ट्रू कंसिडर होगा, और अगर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यूज़र की मर्ज़ी ना में तस्वर होगी। तो जो मर्ज़ी फ़िलहाल कर देते हैं। अब इसको हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं? फ़र्ज़ करते हैं इसके रिज़ल्ट को हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं लेट बी इज़ इक्वल टू, यानी जो भी वैल्यू है वो बी में स्टोर हो। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं बी में क्या आता है। console.log बी, जो भी होगा बी में प्रिंट होके आ जाएगा। अब देखते हैं, अब देखें, अब हम क्लिक करते हैं तो बॉक्स आया। अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखें आप कंसोल में क्या प्रिंट होता है,
कंसोल में प्रिंट हुआ ट्रू, यानी यूज़र चाहता है ये काम हो जाए। अब अगर हम दोबारा करते हैं, क्लिक करते हैं, अब की बारी हम ओके की बजाय कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो देखें क्या होता है, तो फॉल्स आया। इस तरह हम इन चीज़ों के ज़रिए देख सकते हैं कि यूज़र क्या चाहता है, ट्रू या फॉल्स, और उसके मुताबिक हम अमल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ मैं आपका एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं इसको तो अब हम कमेंट आउट कर देते हैं और कुछ साथ ही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। अगर आप कुछ चीज़ें गलतियाँ शलतियाँ करते हैं तो वो इसको इग्नोर कर देती है। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ लिख देते हैं a = 100, और उसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं console.log a। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक तो सेमीकोलन भी नहीं लगाते आखिर पे, और ए को हमने डिक्लेयर नहीं किया, उसको नहीं पता ये ए क्या चीज़ है, तो क्या ये रिज़ल्ट देती है? तो ये देखें जी, यहाँ पर उसने 100 रिज़ल्ट शो कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने लेट भी इस्तेमाल नहीं किया, कोई सेमीकोलन भी नहीं लगाया, लेकिन उसने चीज़ों को खुद ही समझ लिया कि ये लेट के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और उसके अंदर 100 स्टोर हुआ है और उसने उसको प्रिंट करवाया। ये आपकी सहूलत के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात होता है हम अपने एक स्ट्रिक्ट मोड जो है वो अपना ऑन कर लेते हैं, उससे क्या होता है, उससे ये जो हमारी गलतियाँ होती हैं या जो चीज़ें होती हैं वो इंडिकेट करता है, एरर देता है। अब ये प्रोग्राम कोई एरर नहीं दिया, लेकिन अगर हम अपना स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर लें और उसके बाद यही काम करें तो हमें एरर आएगा। वो कैसे? और यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ डबल कोट्स में लिख देता हूँ स्ट्रिक्ट मोड। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम डबल कोट्स में यहाँ लिख देता हूँ यूज़ स्ट्रिक्ट और आखिर पे सेमीकोलन। अब प्रोग्राम हमारा वही है, लेकिन चूँकि अब हमने स्ट्रिक्ट मोड ऑन किया है तो अब यहाँ पर वो हमसे कहेगा कि आपने गलतियाँ की हैं। तो ये प्रोग्रामर्स बाज़ औक़ात ऑन कर लेते हैं ताकि हमारे पास गलती की गुंजाइश ना रहे। अब रिज़ल्ट देखते हैं ज़रा इसका। आप देखें, उसने कहा है कि ए तो हमारे पास इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, हमें इसका पता नहीं है। लेकिन अगर इसका एरर दूर कर देंगे, ये देखें, अब सिर्फ उसके आगे हमने लिखा लेट और उसके बाद चलें सेमीकोलन भी यहाँ लगाते हैं, सेव करते हैं। अब देखें, अब आपके पास से रिज़ल्ट आ रहा है। तो लिहाजा स्ट्रिक्ट मोड अगर आपका ऑन हो तो आपको फिर कोई गलती नहीं करनी। तो ये नॉर्मली लोग ऑन कर लेते हैं, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको छोटी सी और साथ ही क्लियर करवा देता हूँ, वो है एरो फंक्शन। अभी मैंने नाम लिया था ऊपर, एरो फंक्शन। अब ये क्या करता है, इसको देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंक्शन कैसे हम बनाते हैं, वो आपको पहले भी पता है। हम यहाँ लिख देते हैं फंक्शन, और फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम रखेंगे। मसलन यहाँ रख देता हूँ जी माई नम, यानी माई नंबर, और उसके बाद अगर उसके अंदर हम कोई दे देते हैं पैरामीटर्स, जैसे मैंने नंबर लिख दिया, और उसके बाद यहाँ करली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर अगर हम यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न और साथ लिख देता हूँ नंबर। अब फंक्शन को कॉल करते हैं और साथ ही प्रिंट भी करवा लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ console.log और उसके अंदर लिख देते हैं जी माई नम, और यहाँ आर्गूमेंट्स पास कर देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 10, यानी 10 नंबर हमने दे दिया और सेमीकोलन। अब रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें 10 नंबर हमने उसको दिया और 10 ही हमें रिटर्न कर रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल सादी सी फॉर्म है। अब ज़रूरी नहीं होता कि नंबर एज इट इज़, या आप उसमें कोई प्रोसेसिंग भी करवा सकते हो। मसलन हम चाहते हैं कि जो भी हम नंबर दें वो डबल हो के सामने आए, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, यानी जो नंबर हम देंगे वो डबल हो के आ गया। जैसे फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर दे देते हैं जी 20 हम पास कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखें 40 रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा जी, ये फंक्शन काम कर रहा है। अब इसी फंक्शन को हम एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे, इसको हमने देखना है, और कैसे काम करेगा ये भी देख लेते हैं। अब ये काम करते हैं कि इसी की एक कॉपी बना लेते हैं ताकि आपके पास ये भी रहे और एरो फंक्शन भी रहे। और इसको मैं Ctrl+C से कॉपी कर लिया और इसको कमेंट आउट भी कर दिया, और यहाँ पर इसको दोबारा से मैंने Ctrl+V से पेस्ट कर लिया। अब एरो फंक्शन बनाने के लिए इसी को ज़रूरत है, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये फंक्शन का कीवर्ड हम रिमूव कर देंगे और यहाँ लिखेंगे लेट, और आगे फंक्शन का नाम ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ इक्वल साइन डाल देंगे, और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के आगे इक्वल साइन और ग्रेटर देन साइन डाल देंगे। तो यही फंक्शन अब एरो फंक्शन बन चुका है, यानी फंक्शन की जगह लेट आ गया, और ये माई नंबर जो है यही फंक्शन का नेम है, = नंबर, और बाकी काम वही का वही है। रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट सेम है। तो ये देखें रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, अब इस फंक्शन को हम मज़ीद छोटा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ दूर करता हूँ, इसको डबल ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर ये सिंपल फंक्शन है, वही नंबर रिटर्न हो रहा है, मैं सिर्फ इसको छोटा इसलिए कर रहा हूँ तो आपको समझ आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखें रिज़ल्ट आ रहा है। अब अगर आपके पास पैरामीटर एक ही हो तो आप ये जो ऊपर वाली पैरेंथेसिस हैं, ये छोटी ब्रैकेट्स हैं, इनको भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अब भी आपका ये फंक्शन चलेगा। Ctrl+S करके रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखें रिज़ल्ट बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है।
तो अब यहाँ पर इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा करते हैं। रिटर्न के साथ जो पैरेंथेसिस हैं, ये छोटी ब्रैकेट्स हैं, इनको भी रिमूव कर देते हैं तो भी ये चल जाएगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी छोटा हो गया। अब सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें रिज़ल्ट अब भी दुरुस्त ही आ रहा है। तो इस तरह एरो फंक्शन को थोड़ा इस्तेमाल करके हम बहुत सारा रिज़ल्ट ले सकते हैं। अब इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर रहा हूँ जी। अच्छा, साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस एरो फंक्शन को मज़ीद छोटा भी कर सकते थे। मैं जल्दी से ना इसको ज़रा एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ये ख़त्म कर देता हूँ मैं इसका कमेंट, और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर एक दफ़ा रिज़ल्ट दिखा दूँ मैं आपको। ये देखें रिज़ल्ट आ रहा है 20। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये भी ख़त्म कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टेटमेंट एक ही हो, और ये रिटर्न को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। बाकी काम सेम टू सेम वही रहेगा। अब रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें अब भी रिज़ल्ट 20 आ रहा है। ये देखें वो फंक्शन जो हमने 3-4 लाइनों में लिखा था वो छोटा करते करते हम एक लाइन में भी लेके आ सकते हैं। और अब हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको कैलकुलेशन ऊपर से हटा दी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे ये नंबर है, इसको किसी वजह से मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। अब ये नंबर डबल आएगा। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें अब भी आपको रिज़ल्ट ये दुरुस्त दे रहा है। तो ये एरो की समझ आ गई होगी फंक्शन की आपको। इसको भी मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ जी। अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो करने वाले हैं, यहाँ पर आपको समझाएंगे हम कि अरे क्या होती है। और यहाँ इसको नीचे कर देते हैं ऐसे। और अरे ये होती है कि आपका एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट कलर इज़ इक्वल टू, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर डाल के यहाँ पर हम लिख देते हैं रेड कॉमा ग्रीन, उसके बाद कॉमा ब्लू, उसके बाद कॉमा। तो सारे एलिमेंट्स हम कॉमे में डाल के सिंगल कोट्स में डाल दें या डबल कोट्स में डालें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। येलो, इस तरह से हमने जो है वो बना ली है अपनी यहाँ अरे। अब इसको हम जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर का 0 वाला एलिमेंट, कलर का 1 वाला एलिमेंट, कलर का 2 वाला एलिमेंट, इस तरह से हम एलिमेंट्स को असेस कर सकते हैं। आखिर पे सेमीकोलन आपने ज़रूर लगाना है। और ये ज़रूरी भी नहीं होता कि आपके जो एरे है उसमें एक ही किस्म के डाटा टाइप हो। इसमें देखें सिर्फ टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। आप यूँ भी हो सकता है लेट पर्सन इज़ इक्वल टू, और यहाँ जो बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर आखिर पे सेमीकोलन। यहाँ ये भी हो सकता है नेम है कॉमा सैलरी है, ट्रू या फॉल्स भी आप दे सकते हैं। जैसे वो परमानेंट है तो ट्रू लिख सकते हैं, यानी ये बूलियन वैल्यू है इसके अंदर, येस या नो की सूरत में। अब अगर ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ को आपको अलग अलग करना हो, अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवाना हो, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम, जैसे पर्सन का जो 0 वाला एलिमेंट है उसके लिए एक अलग वेरिएबल, इसके लिए अलग वेरिएबल, इसका अलग वेरिएबल, ये लेते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी अरे को मुख्तलिफ वेरिएबल्स में स्टोर करवाना चाहते हैं, और ये अमल कहलाता है अरे डीस्ट्रक्टिंग, यानी अरे को छोटे छोटे अपने जो वेरिएबल्स हैं उसमें कैसे स्टोर करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा लेट, और कोई वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा, लेकिन अभी हम नाम नहीं रखते, ऐसे सिर्फ ब्रैकेट्स डाल देते हैं, और इक्वल टू डाल के अरे का नाम जैसे हम लिख देते हैं पर्सन और सेमीकोलन। तो ये क्या होगा, यानी आपके पास यहाँ जो वेरिएबल्स होंगे, जो पर्सन वाली अरे है जिसमें शाहिद नेम और 5000 लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, ये कहीं स्टोर हो जाएंगे। तो इसके लिए वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ लिख देते हैं जी एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय स्टेटस, यानी परमानेंट है कि नहीं है। ये 3 वेरिएबल ले लिए। तो ये क्या करेगा, ये शाहिद नेम को EMP नेम में स्टोर करवा देगा, 5000 को EMP सैलरी में स्टोर करा देगा, और ट्रू को EMP स्टेटस में मूव करवा देगा। अगर आपने इसको चेक करना हो कि क्या ये वाकई हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन तीनों को console.log से प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ console.log एम्प्लॉय नेम, और बिल्कुल इसी तरह console.log एम्प्लॉय सैलरी, और तीसरा भी console.log एम्प्लॉय स्टेटस। तो इन तीनों को हमने डिस्प्ले करवा लिया है। रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें तीनों अलग अलग लाइनों में प्रिंट हुए हैं। इसका मतलब है हमने एक अरे को डीस्ट्रक्ट कर लिया है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। और जिस तरह आपने ये अरे को डीस्ट्रक्ट किया है, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट्स को भी डीस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं कमेंट आउट सबको, ताकि आपके पास ये महफूज भी रहे। अब आगे कुछ चीज़ें हम देखते हैं। आगे जो चीज़ें हम देखेंगे वो हैं स्ट्रिंग मेथड्स। ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग मेथड याद रखिएगा, मेथड भी फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन ये पहले से बने होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसलिए हम इनको मेथड्स कह देते हैं। तो फंक्शंस और मेथड्स एक ही चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट आर बिल्ट इन फंक्शंस, जो पहले से बने होते हैं, डैट अलाउ यू टू वर्क विद टेक्स्ट, यानी स्ट्रिंग के साथ या टेक्स्ट के साथ जो आपका काम करते हैं वो ये फंक्शंस होते हैं। दीज मेथड्स हेल्प यू टू परफॉर्म एक्शंस लाइक फाइंडिंग, चेंजिंग और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ईजिली। आप अपने टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ कर सकते हैं। कौन से फंक्शंस हैं जल्दी से देख लेते हैं। जैसे आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हैं, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका कोई ख़ास हिस्सा अलग कर सकते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, या उसको ट्रिम कर सकते हैं, यानी उसकी एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको ज़रूर देख लें। अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है जल्दी से देखते हैं जी, लूप्स। लूप क्या होता है? लूप्स इन द जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक से ज़्यादा मरतबा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो बेसिकली तो लूप तीन किस्म के ही होते हैं। एक फॉर लूप, इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, तरीकाकार लिखा हुआ है, और वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। मैं जल्दी से करके भी आपको दिखा देता हूँ और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिटेल में इसको नहीं समझेंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है लूप्स को तो उसकी वीडियो मौजूद है, उसको देखें, लेकिन इसको एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। लूप का काम होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर और उसके अंदर लिखते हैं जी लेट ए इज़ इक्वल टू 0, यानी कि एक वेरिएबल लिया है जिसके मैंने 0 मूव किया है। ए लेस देन इक्वल टू 10, जब तक ए की वैल्यू 10 से कम होती है ये चलता रहे, सेमीकोलन डालते हैं। और उसके बाद लिखते हैं ए प्लस प्लस। इसका मतलब ये होता है कि ए में हमेशा एक इजाफा कर दे। अब यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे और इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो उतनी दफ़ा तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये ए की वैल्यू 10 से कम नहीं होती, और हर दफ़ा ए की वैल्यू है उसमें एक इजाफा होता रहता है। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ console.log और इसके अंदर ए प्रिंट करवा देते हैं। अब ये देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है, क्योंकि हमने इसको कितनी दफ़ा रिपीट करवाया है, हालांकि एक लाइन लिखी है। रिजल्ट क्या आता है, सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें रिजल्ट के अंदर 0, 1, 2, 3 और 10 तक जो है वो एक आपकी सीरीज़ जनरेट हो गई है। और अगर आप यहाँ पर 10 की बजाय फ़र्ज़ करते हैं 20 कर देते तो अब क्या होता, यही कोड देखें 20 दफ़ा तक चलता और 20 तक सीरीज़ आपकी जनरेट हो गई है। इसका मतलब यह है कि लूप आपके किसी कोड को बार बार रिपीट करवाता है। इसको मैं 10 ही रहने देता हूँ। अच्छा, अब यही काम वाइल से कैसे कर सकते हैं, यही चीज़ है। इसको हम यहाँ से कंट्रोल से कॉपी भी कर लेते हैं और कमेंट आउट कर लेता हूँ। और यही काम अगर वाइल से करना हो तो आपने क्या करना है, सिंपल ये फार को ख़त्म कर देना है और लेट ए इज इक्वल टू 0 यहीं रहेगा। और उसके बाद ये जो कंडीशन है यहाँ पर चली जाएगी वाइल और ब्रैकेट में चली जाएगी यहाँ पर इस तरह। और ए प्लस प्लस जो है वो भी हम आगे मूव कर देंगे एंड पे, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस प्लस। अब देखें उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया है। पहले जो चीज़ थी फार के साथ वो यहाँ ऊपर लिख दी हमने, उसके बाद वाइल वाली चीज़ जो कंडीशन थी वो वाइल के अंदर लिख दी, और उसके बाद मैसेज वही रहा, ए प्लस प्लस हमने एंड पे लिख दिया। अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब भी रिज़ल्ट आपको प्रोड्यूस हो रहा है 1 से लेकर 10 तक की सीरीज़ के हिसाब से। इसी को भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल से इसे कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। यही काम आप डू वाइल के साथ कैसे कर सकते हैं। डू वाइल का तरीकाकार ये होता है कि वाइल सिर्फ आपका आखिर पे चला जाता है और इसकी जगह डू लिखते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके कट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डू, और आखिर पर यहाँ पर वाइल लिख देता हूँ जी, यानी वाइल आखिर पे चला गया, डू ऊपर आ गया। इसका मतलब ये कम से कम लूप एक दफ़ा तो ज़रूर चलेगा। अब ऊपर वाले को हम जल्दी से कर देते हैं कमेंट आउट यहाँ पर। अब रिज़ल्ट देखते हैं जी। ये जी एरर आया, सॉरी जी ये वाइल था, मैं ब्रैकेट के बाद लिखना है, इसको कट करता हूँ। जल्दी में मैं यहाँ लिख गया हूँ और आखिर पे सेमीकोलन भी डालना है। अब देखते हैं, अब देखें वो आपकी सीरीज़ पूरी जनरेट हो रही है। तो ये तीनों को मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। हाँ, फॉर के साथ मज़ीद कुछ लूप्स होते हैं जिनको हम फॉर ऑफ लूप कहते हैं और फॉर इन लूप कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की अरेज़ को जनरेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, या ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आप इसको तफसील से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक जो चीज़ कंसेप्ट समझना है वो है कॉल बैक्स। कॉल बैक्स क्या होते हैं, जब आप एक फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं या जो हम आर्गूमेंट्स पास करते हैं उनके अंदर मज़ीद फंक्शंस हों, यानी एक फंक्शन के ज़रिए दूसरे फंक्शन को कॉल किया जाए तो उसे हम कॉल बैक्स कहते हैं।
तो इसकी तफसील की वीडियो जो है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको आपने देख लेना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा। अ कॉल बैक इज़ अ फंक्शन डेट इज़ पास्ड एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन, जो एक ऐसा फंक्शन जो आर्गूमेंट के तौर पे दूसरे को पास किया जाता है, एंड इज़ एग्जीक्यूटेड आफ्टर सम ऑपरेशन इज़ कंप्लीटेड। और जब कोई ख़ास ऑपरेशन चल रहा हो, काम हो रहा है, जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो वो चलता है। इट अलाउज जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म टास्क असिंक्रोनसली और आफ्टर सर्टेन इवेंट्स, यानी आपका जो काम है वो बाज़ औक़ात किसी वजह से रुक जाता है। जब आप APIs को इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उसमें डाटा आने में डिले हो, तो बाकी काम रुकना नहीं चाहिए, वो बाकी काम करता रहता है, और जो ही वो काम मुकम्मल होता है तो आपके जो टास्क होते हैं वो भी साथ परफॉर्म कर देता है। आप इसको यूँ समझ लीजिएगा आसानी ज़ुबान में, जैसे फ़र्ज़ करते हैं आप एक टिकट घर के अंदर या ट्रेन का टिकट ले रहे हैं और लाइन लगी हुई है, और कोई शख्स आपसे कहता है, और आप टिकट लेते हैं लेकिन आपके पास बड़ा नोट है और उसके पास चेंज नहीं है, वो आपको कहता है जी आप चेंज ले आओ, तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आप चेंज लेने चले तो बाकी लाइन को वो रोकेंगे नहीं, बाकी को प्रोसेस करता रहेगा, जो ही आप चेंज लेके वापस आएंगे वो आपको टिकट दे देगा। या हो सकता है एक शख्स है, उसका कोई पर्स किसी वजह से साथ वाला बंदा लेके आ रहा है तो उसको वेट करना है, तो लाइन को रोकेगा नहीं बल्कि उसको साइड पे कर देगा, जब उसका वो पर्स लेके आ जाएगा तो उसको टिकट मिल जाएगा, बाकी को टिकट मिलती रहेगी। इस तरह का काम होता है कि जब आपको किसी चीज़ का वेट करना है तो उस चीज़ को आर्जी तौर पे आप साइड पे रख देते हैं और बाकी का प्रोसेस चलता रहता है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम ये कॉल बैक्स हैं, यानी एक फंक्शन जब तब रन होगा जब कोई ख़ास चीज़ पूरी होगी। इसी चीज़ को हम प्रॉमिस भी कहते हैं। तो इसके अंदर प्रॉमिस का भी एक टॉपिक है, प्रॉमिस को भी आपने देख लेना है। अ प्रॉमिस इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द अवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ असिंक्रोनस ऑपरेशन। जो काम हमने लगाया था, जैसे आप किसी बंदे को कहते हैं आप चेंज लेके आओ, या तो चेंज उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉमिस करके तसव्वुर करके कि उसको चेंज मिल जाएगा, हम ये काम रोक देते हैं, आर्जी तौर पे उसका काम रोक देते हैं। जब उसका रिजल्ट आता है तो हम बताते हैं कि हाँ भाई उसको चेंज मिला है या नहीं मिला, यानी वो काम अब करना है तो क्या करना है और किस तरह से करना है। तो ये प्रोमिसेस के ज़रिए होता है। इट हेल्प्स हैंडल असिंक्रोनस टास्क मोर क्लीनली कंपेयर टू कॉल बैक्स, और कॉल बैक्स वाला काम ही हम इससे भी ले सकते हैं। तो प्रोमिसेस और कॉल बैक्स तकरीबन सेम काम करते हैं, लेकिन प्रोमिसेस से ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। और इस चीज़ को कंप्लीट हमने डिस्कस किया है पूरी वीडियो के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जब हम रिएक्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मज़ीद समझा दूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अभी ये जो प्रोमिसेस और कॉल बैक्स वाली वीडियोस हैं ये ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों ये थे वो मेन टॉपिक जिनका पता होना आपके लिए ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो तो नहीं रही है, बड़ी हो गई है, लेकिन ये एक वीडियो के अंदर मैं जितना आपको ओवरव्यू दे सकता था ज़्यादा से ज़्यादा वो मैंने आपको दे दिया है। इनका बुनियादी आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें अगर आपको पता हैं तो वेल एंड गुड, आगे आप रिएक्ट का आगाज़ करें। लेकिन जहाँ आप समझें कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ डाउट्स हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मौजूद हैं उनके ज़रिए उसको देख लें। 10-12 टोटल टॉपिक्स हैं। अगर आप ये क्लियर करके रिएक्ट करेंगे तो यकीन माने आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और अपना राय का इजहार ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी कमेंट करके पूछा करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।